मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है उत्तर वैदिक काल। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन हुए और कैसे वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या रहा और जनपदों और महाजनपदों का कैसे उदय हुआ और किस प्रकार से राजा को चुनने की प्रक्रिया में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ और जिसको उस पूरे प्रक्रिया को अश्वमेघ यज्ञ बोला गया। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ से आशय यह है कि इसमें पहले तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा का चुनाव होता था उसमें कहीं ना कहीं जनता प्रतिभाग करती थी और राजा को चुनती थी, मगर जैसे उत्तर वैदिक काल आया इसमें कुछ परिवर्तन हुए और इसमें यह हुआ कि जो भी राजा होगा अगर उसको स्थापित करना है कि मैं राजा हूँ तो उसको एक विशेष जो घोड़ा होता था उसको छोड़ा जाता था सैनिकों के संरक्षण में, और जहाँ तक वह घोड़ा जाता था वह पूरा क्षेत्र उस राजा के नियंत्रण में आता था। और अगर किसी राजा ने उस घोड़े को रोका तो पहले वाले राजा को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी, और इस प्रकार से अगर किसी ने दूसरे राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका तो यह माना जाता था कि राजा बहुत शक्तिशाली है। और उन क्षेत्रों में अश्वमेघ यज्ञ कराए जाते थे और तमाम जो भी राजा होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था, और जो पुरोहित होते थे वे लोग इस अश्वमेघ यज्ञ को संचालित करते थे और उसके बाद से राजा उन्हें तमाम तरीके की जो भी दान दक्षिणा है उनको देकर विदा करते थे। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। ब्राह्मणों की बात की जाए तो सामान्यतः समाज में वैसे लोगों को ब्राह्मण माना गया जो लोग पूजा पाठ या जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसको कराने का कार्य करते थे और शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, वैसे लोगों को ही ब्राह्मण बोला गया। और अब बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय की बात की जाए तो जो लोग सामान्यतः सैनिक होते थे और लोगों की रक्षा करते थे वैसे लोगों को क्षत्रिय बोला गया, और एक तरीके से उनको समाज का संरक्षक माना जाता था। अब बात करते हैं वैश्य। वैश्य में वैसे लोग आते थे जो कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी या उत्पादन संबंधी प्रक्रिया होती थी उसमें वे लोग प्रतिभाग करते थे, और पूरे समाज में जो भी खाद्यान्न है उसका वितरण से लेकर व्यापार ये सब इनके हाथों में था। और यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि जो क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों ऐसे वर्ग थे समाज के जो लोग जो अश्वमेघ यज्ञ करने का इनको अधिकार था। मगर लास्ट में आता है शूद्र, जिनको समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था, और इनका कार्य सिर्फ यही था कि तीनों जो ऊपर के वर्ण हैं उनकी सेवा करना, और इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और इनको अनटचेबल्स यानी कि इनको अपवित्र माना जाता था किसी भी पवित्र कार्यों में। ये था सामाजिक वर्गीकरण उत्तर वैदिक काल में। अब बात करते हैं जनपद। जनपद की बात की जाए तो जो भी पहले जन होता था उन जन यानी कि विश्व का समूह, यानी विश्व, सबसे पहले विश्व को समझते हैं। विश्व क्या होता है? विश्व ये होता है कि जो गांव का समूह होता था उसको विश्व बोला जाता था, और अब उन विश्वों का कई विश्वों के समूह को मिलाकर जन बोला गया है, और उसके बाद से जो कई जन हैं उनके समूह को मिलाकर जनपद बोला गया। और जनपद के बाद से ये हुआ कि जो भी जनपद शक्तिशाली होते गए, जिनके राजा या जिस जनपद के जो राजा होते थे वे अगर शक्तिशाली हो गए तो वैसे जनपद को महाजनपद बोला गया। धन्यवाद।